स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए की मदद देगी। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के 10 जिलों में पिछले दिनों भारी बरसात के दौरान वज्रपात से यानी कि बिजली गिरने की वजह से, आसमानी बिजली गिरने की वजह से 19 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। जहाँ उन्होंने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझाव का अनुपालन करें, खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी के साथ मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। दोस्तों अब बिहार में सड़क हादसों में स्कूली बच्चे बचेंगे। बिहार सरकार ने यह बहुत बड़ी पहल शुरू कर दी है। दरअसल बिहार सरकार अब स्कूली बच्चों को सड़क हादसों का शिकार होने से बचाने के लिए अनूठी पहल करने जा रही है। बिहार के सभी जिलों में चिन्हित महत्वपूर्ण स्कूलों के पास सुरक्षित स्कूल जोन बनाए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव सह सदस्य सचिव बिहार सड़क सुरक्षा परिषद पटना की ओर से सभी जिलाधिकारियों और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। जब बिहार में सुरक्षित स्कूल जोन विकसित करने के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन के दिशा निर्देश को अपनाने पर जोर दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारियों को चिन्हित करके स्कूलों के आसपास यातायात नियंत्रण संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग और फिर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। दरअसल 1 मई को नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मिल रही सुझाव के बाद ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों पीएम मोदी की बिहार में रैली हुई और ये रैली रणभूमि की मैदान बनी। दरअसल एक दूसरे पर कुर्सियां उठा करके पटक करके मारी गई है और ये महिलाओं द्वारा कुर्सी उठा करके मारी गई है। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को हुई उनकी रैली से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये वीडियो किसी भाषण, स्वागत या फिर घोषणा का नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में मौजूद महिलाओं के बीच हुई जबरदस्त कुर्सी युद्ध का है। जब वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रही है जहां और पूरा मंच रणभूमि में तब्दील हो गया है। यह दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शुक्रवार को मोतिहारी में हुई प्रधानमंत्री की रैली का है। कुर्सी युद्ध छिड़ गई। यह बताया जा रहा है कि रैली में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां नहीं थी। इसी बात को लेकर के महिलाओं के 2 गुटों के बीच बहस शुरू हुई और धीरे धीरे धक्का मुक्की और फिर कुर्सी युद्ध में तब्दील हो गई। दोस्तों बिहार में फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के बाद मौसम के फिर से खराब होने की चेतावनी जारी की है। पूरे बिहार में तेज हवाओं और फिर आंधी, भारी बारिश और फिर वज्रपात का खतरा बना हुआ है। खास करके उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के 10 जिलों जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और जमुई और बांका जिला शामिल है। इसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। सीमांचल क्षेत्र विशेष रूप से अररिया और किशनगंज में आज रविवार और कल सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? जी हाँ, एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे से ये खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे पसंद कर रहे हैं यहाँ की जनता, बिहार की जनता। तो आपको बता दूं कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में भले ही अपनी अभी थोड़ा समय है लेकिन राजनीतिक दलों में घमासान अभी से मची हुई है। जहाँ हर दल बिहार में सरकार बनाने का सपना बुन रहा है और इसके लिए पूरी जोर आजमाइश भी लगा रहा है। इसी बीच सी वोटर और फिर इंक इनसाइट की एक सर्वे रिपोर्ट ने सभी को चौंका करके रख दिया है। दरअसल कौन नेता बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए जनता का पसंदीदा है, इसको लेकर के सर्वे किया गया। सर्वे का खुलासा बेहद हैरान कर देने वाला है। सर्वे के दौरान ज़्यादातर लोगों ने एनडीए के समर्थन में ही अपना मत दिया है। या सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया है कि यदि आज ही चुनाव हो जाए तो फिर आप किस दल को वोट करेंगे, इस पर एनडीए के समर्थन में 48.9% और महागठबंधन के समर्थन में 35.8% लोगों ने अपना वोट दिया। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के पक्ष में भी लोगों ने अपना समर्थन दिया।
वहीं पर इंक साइड सर्वे के दौरान जब लोगों से बिहार के मुख्यमंत्री के लिए फेस को लेकर के पूछा गया तो जवाब बेहद हैरान कर देने वाला रहा। इस सर्वे में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोग उदासीन नजर आए। वहीं पर बिहार की लोगों ने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सबसे अच्छा मत तेजस्वी यादव को दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सीएम फेस के लिए नीतीश कुमार को केवल 36% लोगों का ही समर्थन मिला। चिराग पासवान के सपोर्ट में केवल 5% लोग ही नजर आए। सम्राट चौधरी को 2% लोगों ने ही पसंद किया। इस तरह अगर पूरे सर्वे रिपोर्ट पर निगाह डाले तो तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जनता की पहली पसंद बन गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। यहाँ पर मानसून सत्र में गरज के साथ साथ बरसने की भी विपक्ष की तैयारी है। जी हाँ, और ये सत्र सदन का मानसून सत्र 1 महीने चलेगा। जो ये सत्र 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक है। इस सत्र को लेकर के विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, हालांकि इसमें से आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी और कुछ ऐसी स्थिति तृणमूल कांग्रेस की भी है, मगर ऐसा नहीं है कि ये पार्टियां सरकार से सवाल नहीं करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा मानसून सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा। तो वहीं पर विपक्ष का कहना है कि वे सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेरेंगे, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ही उन्होंने युद्ध विराम करवाया। फिर ट्रंप का ताजा बयान कि युद्ध के दौरान 5 जेट गिराए गए थे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किसके जेट गिरे थे। इसके पहले कुछ अन्य सैन्य अधिकारियों ने भी इस ओर इशारा किया था, जिस पर पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। वहीं पर राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर जैसा बयान पहले दे चुके हैं। ऐसे में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं पर विपक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी सीज फायर पर दिए गए बयान पर भी उन्हें कटघरे में सवाल खड़ा करने की कोशिश करेगा। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में राहुल गांधी और फिर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे इस बहस की अगुवाई करेंगे। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी सरकार से दो हाथ करने चाहेगी। वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का है, जो कि जोर शोर से उठाई जाएगी। इस मुद्दे को उसे NRC से भी जोड़ेगी। जब विपक्ष का तर्क है कि ये सरकार मतदाता पुनरीक्षण के बहाने नागरिकता तय करना चाहती है, जो चुनाव आयोग का काम नहीं है। वहीं पर विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहने वाला है, मगर लक्ष्य तो सरकार ही रहेगी और फिर विपक्ष उस पर संवैधानिक संस्थानों का सरकारीकरण करने का आरोप लगाएगी। वहीं पर विपक्ष इसी कड़ी में बिहार की कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले हत्याओं का दौर चला है वो वाकई चिंताजनक है। मगर इस पर संसद में बहस की अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में हंगामा जरूर कर सकता है। दोस्तों, बिहार में ग्राम पंचायतों में अब काम में तेजी आएगी, क्योंकि जल्द ही 8,298 निम्न वर्गीय लिपिकों की बहाली होने जा रही है। जिससे पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंचायती राज विभाग ने 8,298 खाली पड़े पदों पर निम्न वर्गीय लिपिकों की बहाली के लिए सामान्य प्रशासन विभाग पटना से रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर इस खाली पड़े पदों पर नियुक्त होने के से क्षेत्र में पंचायत स्तरीय योजनाओं तथा केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना या पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन आदि का सफल क्रियान्वयन एवं समुचित अभिलेखन अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित होगा। दोस्तों, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भाजपाई और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने बिहार को तालिबान बना दिया है। आपराधिक घटनाएं गिनाते हुए एनडीए सरकार पर बेबस करार दिया है। इससे पहले भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। वहीं पर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बीजेपी ने बिहार को तालिबान बना दिया है। गया में डॉक्टर को गोली मार दी गई है। पटना में 2 गुटों में खुली गोलीबारी। पटना में महिला को गोली मारी और फिर रोहतास में व्यवसाय की जान ले ली गई है। मोदी नीतीश भाजपा सरकार बेबस डीके टैक्स संरक्षित गुंडे अपराधी बेधड़क हैं। आपको बता दूं कि बीते दिनों पटना में एक के एक बाद एक हत्याओं की घटना से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है।
दोस्तों बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम चरण में है। जहां आपको बता दूं कि मात्र अब 6 दिन बचा हुआ है, जिसमें से 95.92% मतदाताओं की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। केवल 6 दिन बचे रह गए हैं और फिर बिहार भर में, राज्य भर में 95.92% गणना प्रपत्र अब तक इकट्ठे किए जा चुके हैं। जहाँ अब भी लगभग 32.23 लाख यानी कि 4.8% मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त करने का कार्य बाकी है। जन निर्वाचन आयोग इस अभियान को मिशन मोड में चला रहे हैं ताकि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी भी योग्य नागरिक का नाम ना छूटे। वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार बिहार के 7,89,68,844 मतदाताओं में से 7,15,82,007 या फिर 90.94% EF जमा हो चुका है। डिजिटलाइज किए गए गणना फॉर्म 6,96,93,844 जहां पर 41,64,814 वोटर अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए हैं, तो वहीं पर 14,29,354 वोटर मृत पाए गए हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ता और फिर विपक्ष के बीच पोस्टर वार से लेकर के सोशल मीडिया तक सियासी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने तेजस्वी यादव को कैंडिडेट चोर बताते हुए पोस्टर जारी किया, तो तेजस्वी यादव ने गाने के जरिए पलटवार किया है। भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्टर जारी करके लिखा है कि बिहार के लोग मस्त, कैंडिडेट चोर, तेजस्वी पस्त। यह पोस्टर में दावा किया गया है कि बिहार सरकार ने 1 करोड़ रोजगार, 1100 रुपये पेंशन, 125 यूनिट फ्री बिजली और फिर 35% महिला आरक्षण जैसे बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इन उपलब्धियों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब भाजपा के इस पोस्टर वार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अलग ही अंदाज में पलटवार किया है। जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक महिला मोतिहारी में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए गाना गा रही है। गाने की बोल है, मोतिहारी की चाय फीकी है, वह मोदी जी, चीनी मिल अपने लगवाए नहीं, वह मोदी जी। तेजस्वी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी जी आपके झूठ और फिर जुमलों से बिहार तंग आ चुका है। बिहारियों ने आपके लिए ये गाना समर्पित किया है। वहीं पर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध के अलावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि भाजपा ने बिहार को तालिबान बना दिया है। वहीं पर गया में डॉक्टर को गोली मारी गई है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में कल कांग्रेस द्वारा आयोजित रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जब नौकरी की तलाश में आए युवाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जब वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे आयोजन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहाँ पर रोजगार मेले में बेकाबू भीड़ की वजह से युवाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। भीड़ इतनी तेज थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। वहीं पर आयोजकों के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया और फिर सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब भीड़ से हुई अव्यवस्था ने रोजगार मेले की चमक फीकी कर दी। इस मेले में बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हुए युवा नौकरी की उम्मीद लेकर के पहुंचे थे, लेकिन हुजूम की वजह से बदइंतजामी के कारण कई लोग निराश लौटे। वहीं पर कांग्रेस ने इस आयोजन को बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया था, लेकिन व्यवस्था ने इसकी चमक फीकी कर दी। जब बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लाउरू ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और फिर नौकरी की कमी के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अगर एक संगठन रोजगार के लिए काम कर सकता है तो फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। वहीं पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि अब नीतीश जी खुद बेरोजगार हो रहे हैं और फिर इस सरकार की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि फ्री बिजली जैसे नारों से लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हालांकि नौकरी के लिए रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं की अपनी शिकायत थी। उन्होंने कहा है कि 2-3 कंपनियों को छोड़कर कि एक भी कंपनी बिहार की नहीं है। ये कंपनियां बिहार से बाहर नौकरी दे रहे हैं और फिर सैलरी भी कम। इससे पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर गंभीर है और फिर बिहार में उनकी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान ये प्रतिबद्धता स्पष्ट थी। दोस्तों बिहार में महिला पुलिसकर्मियों को
नथिया, झुमका, बाली, लिपस्टिक सहित, यानी कि बिहार की महिला पुलिसकर्मी ये सब पे चीज़ नहीं पहन सकती है, नहीं लगा सकती है। ना पाउडर लगा सकती है, ना ही लिपस्टिक लगा सकती है, ना ही नथिया पहन सकती है, ना झुमका, बाली, कुछ भी नहीं पहन सकती है। बिल्कुल सिंपल साधारण सा। अगर इस नियम को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई हुई होगी। ये नियम फरमान तो बहुत पहले ही जारी की गई है, लेकिन अब इसको लेकर के कई महिला पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी है। दरअसल बात यह है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मियों ने अगर नथिया, झुमका, बाली पहन करके ड्यूटी की तो उन पर गाज गिर जाएगी। जब पुलिस मुख्यालय ऐसा आदेश पहले जारी कर चुका है, लेकिन आज 4 महिला पुलिसकर्मियों की इसकी सजा भी मिल गई है। एसपी साहब ने उन्हें सजा श्रृंगार के तहत ड्यूटी करते हुए पकड़ा और फिर सख्त कार्रवाई कर दी। मामला बिहार के छपरा का है। छपरा यानी कि सारण जिले में आभूषण पहन करके ड्यूटी करना 4 महिला पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ा। जहाँ सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष निरीक्षण करने के लिए निकले थे, जब वहां उन्होंने देखा है कि महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान आभूषण धारण किए हुए हैं। एसपी ने तत्काल प्रभाव से उनका वेतन रोक दिया। इसके साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। इस मामले के संबंध में मिल रही जानकारी के मुताबिक शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष छपरा शहर में निरीक्षण करने के लिए निकले थे। उन्होंने छपरा नगर निगम थाना क्षेत्र के डाक बंगला रोड स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस पदाधिकारी और फिर सिपाहियों का औचक निरीक्षण किया। जहां एसपी ने अपने निरीक्षण में पाया है कि कई सिपाही आभूषण पहन करके ड्यूटी कर रही है, जिसके बाद एसपी ने इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी बारिश के कारण पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर का आकलन किया और अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को पटना में बाढ़ रोकथाम के उपाय तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने को कहा है, ताकि किसी भी कमजोरी या फिर दरार का जल्द ही पता लगाया जा सके और फिर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के साथ सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सीएम के सचिव कुमार रवि, राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रशेखर सिंह, पटना के जिला मजिस्ट्रेट त्याग रंजन MS और भी कई सारे। आपको बता दें कि सोन नदी सहित इसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार की कई अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जब गोपालगंज के डुमरिया घाट पर गंगा नदी और फिर खगड़िया के बालोतरा में कोसी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। वहीं पर बागमती नदी, सोनाखान, डुब्बा धारा, कटोजा और फिर बेनी बाद के पास और फिर कमला बलान, मधुबनी की झंझारपुर में खतरे के निशान से नीचे बह रही है। दोस्तों, वोटबंदी के बाद विपक्ष के 35 नेताओं को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है। दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को वोटबंदी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर के देश के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश के विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। यह हम सब मिलकर के इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक ये पारदर्शी एवं समावेशी ना हो। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं आपको गहरी पीड़ा और फिर तात्कालिकता के साथ लिख रहा हूं। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। इस देश का हर व्यक्ति, चाहे किसकी पृष्ठभूमि हो या फिर स्थिति कुछ भी हो, यह अपने वोट बैंक पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। उन्होंने लिखा है कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और फिर अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस नोट के अनुसार लगभग 4.5% आबादी अपने पते पर मतदाता नहीं मिलने के नाम पर पहले ही मतदान से बाहर हो चुकी है। ये उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभव मर चुके हैं या फिर अस्थायी रूप से हस्तांतरित हो गए हैं। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली सूचना आई है। खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में
शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 1,20,000 पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है। यह निर्णय न केवल बिहार के शिक्षा क्षेत्र को सशक्त करेगा बल्कि बेरोजगारी का सामना कर रहे युवाओं को भी एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। ये भर्ती प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों के लिए होगी। वहीं पर इस भर्ती में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। चुनावी वर्ष में लिया गया ये निर्णय युवाओं और फिर राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर के उभरा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परसों 4 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत किए जाने के बाद बिहार से चलने वाली ऐसी ट्रेन की संख्या बढ़कर के ऐसी ट्रेन के 5 हो जाएगी। अत्याधुनिक तकनीक वाली ये ट्रेन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही बिहार से चलने वाली ऐसी ट्रेन की संख्या देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हो गई है, जहां पर इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। पर शुक्रवार को शुरू की गई ट्रेन से पहले बिहार में 2 अमृत भारत ट्रेन थी, जहां एक दरभंगा और दिल्ली की आनंद विहार टर्मिनल के बीच, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, और दूसरी मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सहरसा तक चलने वाली, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2025 को हुई थी। वहीं पर अधिकारियों ने बताया है कि अब ये संख्या बढ़कर के 5 हो गई है। उन्होंने अब कहा कि ये 4 नई ट्रेन पहले वाली ट्रेन का उन्नत संस्करण है, जो कि बेहतर यात्री सुविधाएं जैसे बेहतर आराम और फिर बेहतर सुरक्षा प्रौद्योगिकी सुनिश्चित की करेगी। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक केंद्र का हब बन रहा है। जी आपको बता दूं कि बिहार अब केवल कृषि आधारित राज्य नहीं रहा, बल्कि देश का एक नया औद्योगिक केंद्र बनकर के उभर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। 13 करोड़ से अधिक आबादी और फिर देश के सबसे युवा राज्य होने के कारण बिहार का कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, और फिर सरकार इसे और विस्तारित करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। पहले ये धारणा थी कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश संभव नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार के स्पष्ट और फिर अनुकूल औद्योगिक नीतियों की वजह से ये धारणा बदल गई है। आज बिहार फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा, पर्यटन, आईटी और फिर बायोफ्यूल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश का पसंदीदा स्थल बन चुका है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 इसका बड़ा उदाहरण है, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए और फिर 423 कंपनियों ने भाग लिया। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में विजिलेंस टीम ने महिला थाने में ही धावा बोल दिया। टीम ने महिला दारोगा और उसके ड्राइवर को 20,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। जब महिला दारोगा ने एक महिला से केस दर्ज करने के लिए घूस मांगी थी, शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने कार्रवाई की है। जब पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने केस दर्ज नहीं किया। महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर पैसे मांगे गए। महिला के परिजन राजीव रंजन ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई है। जांच में आरोप सही पाए गए। विजिलेंस की टीम ने महिला दारोगा को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा। विजिलेंस के डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि महिला को प्रताड़ित भी किया गया था। जब महिला ने बताया है कि थाने में मेरे साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं पर डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि महिला दारोगा केस दर्ज नहीं करना चाहती थी। जब इस मामले को निपटाने के लिए जब पहले 40,000 रुपये मांगे, जब बाद में मामला 20,000 रुपये तय किया गया। विजिलेंस की टीम ने दारोगा को गिरफ्तार करके पटना ले गई। जब विजिलेंस टीम के अनुसार राजीव रंजन ने महिला दारोगा पुतुल कुमारी और फिर उसके ड्राइवर को 20,000 रुपये दिए। टीम ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ड्राइवर ने कहा है कि जबरदस्ती घूस की राशि दी गई है। मैंने घूस नहीं मांगा था, मैडम ने रुपए मांगे थे, मुझे फंसाया जा रहा है। राजीव रंजन ने बताया है कि महिला दारोगा ने नोटिस देकर के पीड़ित महिला को 1 जुलाई को बुलाया था, लेकिन नोटिस 7 जुलाई को मिला। इसके बाद वे 8 जुलाई को थाना पहुंची तो फिर उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल अगस्त से 0 हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार के 1 करोड़ 68 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। इस योजना से बिहार के लगभग 90% उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और फिर विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने इस निर्णय की जानकारी दी है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि जुलाई माह की खपत का बिल अगस्त में नहीं देना है। जिनके पास स्मार्ट मीटर है उन्हें 125 यूनिट की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने समाचार एजेंसी INS से एक न्यूज चैनल से बातचीत में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के विवाद पर कहा कि राहुल और तेजस्वी को संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया। उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में अपराधी से पूछताछ हो रही है, लेकिन राहुल तेजस्वी को इससे तकलीफ हो रही है। वहीं पर गिरिराज सिंह ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के सवाल उठाया है कि आखिर क्यों कुछ लोग इस पर बेचैन हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार के 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में लगभग 5 लाख लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए हैं। ये पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया 2003 से चली आ रही है, जिसका मकसद केवल गैर भारतीय या फिर फर्जी मतदाताओं को हटाना है। उन्होंने इसे भारत की नागरिकता और फिर मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का कदम बताया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और उन्हें तालिबानी हुकूमत का सपना देखने वाला करार दिया है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। जब परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद वे ये ऐलान कर सकते हैं। निष्कासन के बाद से तेज प्रताप यादव रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं। यह निजी जीवन में चल रही उथल पुथल के बीच तेज प्रताप यादव का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इस बीच तेज प्रताप यादव ने 18 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हालांकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, जिसके कारण पत्रकारों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दरअसल तेज प्रताप यादव 18 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। सूत्रों का मानना है कि वे इसी कार्यक्रम के दौरान अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकते थे, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि वे मीडिया से बात करने के लिए आगे नहीं आए और पत्रकार इंतजार ही करते रह गए। जहाँ ये बात अब आग की तरह पूरे बिहार में फैल गई है, लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। इस विवाद के बाद से तेज प्रताप यादव पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर हैं। वे अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ अपने अगले कदमों की योजना भी बना रहे हैं। 10 जुलाई को तेज प्रताप यादव वैशाली के महुआ गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी से राजद का झंडा उतार करके उसकी जगह दूसरा झंडा लगा दिया, जिस पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने यहाँ समर्थकों के साथ बैठक की और फिर महुआ से आगामी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। वे फिलहाल समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन इससे पहले 2015 से 2020 तक महुआ से विधायक रह चुके हैं। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA की सरकार है। नीतीश कुमार 1 अगस्त से हर महीने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना लागू करने का फैसला किया है, लेकिन यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इस घोषणा पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे खुद उनकी ही पार्टी असहज हो सकती है। यह शनिवार को मथुरा दौरे के दौरान जब AK शर्मा से मीडिया ने सवाल किया है कि बिहार में फ्री बिजली की घोषणा की हो चुकी है, क्या यूपी में भी ऐसा कुछ होगा, तो उस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। अगर बिजली ही नहीं आएगी तो फिर बिल भी नहीं आएगा, तो समझो फ्री ही हो गई। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहे हैं और लगातार सुधार भी कर रहे हैं। उनके बयान के बाद सियासी गर्मी बढ़ गई है। वहीं पर बिहार कैबिनेट ने नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह फैसला लिया है कि बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार इस योजना पर 3797 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार घरों के छतों पर 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए भी वित्तीय सहायता देगी। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक ताज़ा सर्वे में खुलासा हुआ है कि दलित वोटरों की पहली पसंद महागठबंधन है। यह सर्वे में यह भी कहा गया है कि दलितों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता तेजस्वी यादव हैं और ज़्यादातर लोग नीतीश सरकार के कामकाज से नाराज है। यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को लेकर के ये सर्वे किया गया है। ये सर्वे नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन और द कंजर्वेटिव मीडिया ने साथ में किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि दलित वोटर क्या सोचते हैं। बिहार में किए गए इस सर्वे में दलित वोटरों की पहली पसंद महागठबंधन को बताया गया है। 46% से ज़्यादा वोटरों की पहली पसंद महागठबंधन है और करीब 32% की पसंद NDA है, जबकि करीब
22% दलित वोटरों की पसंद दूसरी पार्टियां हैं। इस सर्वे में जब सवाल किया गया कि नीतीश सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, तो इसमें 45% से अधिक लोगों ने सरकार का कामकाज अच्छा बताया और खराब बताने वालों की संख्या करीब 49% थी। इसके अलावा करीब 6% की कोई राय नहीं थी। वहीं पर दलितों पर किए गए सर्वे में जब पूछा गया कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो फिर अधिकतर लोगों ने बेरोजगारी का नाम लिया है। सर्वे के अनुसार 58.85% लोगों ने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जबकि 14.68% लोगों ने शिक्षा और फिर स्वास्थ्य, 11.21% लोगों ने भ्रष्टाचार, 9.45% लोगों ने कानून व्यवस्था और 5.81% लोगों ने पलायन को बड़ा मुद्दा बताया। वहीं पर जब ये पूछा गया है कि जातिगत जनगणना का श्रेय आप किसे देते हैं, तो सबसे ज्यादा 33% लोगों ने पीएम मोदी का नाम लिया, राहुल गांधी को 30%, तेजस्वी यादव को 27% और फिर अन्य को 8.47%। वहीं पर पसंदीदा नेता में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। सर्वे के मुताबिक करीब 29% लोगों ने तेजस्वी को अपना पसंदीदा नेता बताया और करीब 26% लोगों ने चिराग पासवान को अपना पसंदीदा नेता बताया और करीब 23% लोगों ने नीतीश कुमार को बताया, जबकि लोगों ने जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को पसंदीदा नेता बताया कुछ लोगों ने। दोस्तों, किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस बैंक के कर्मचारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जब पुलिस ने आरोपी के पास से 1600 रुपये और फिर एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दरअसल घटना 24 जून को कोचाधामन थाना क्षेत्र के सतभेटा गांव के पास हुई थी, जब बैंक कर्मी आशुतोष कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन लोगों ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया, जब रोहिया गाँव से आरोपियों ने उनका गाड़ी को ओवरटेक करके चाबी निकाल ली। इसके बाद डिक्की का लॉक तोड़ करके 1,32,000 रुपये, टैब और फिर बायोमेट्रिक डिवाइस लूट लिए गए। वहीं पर पुलिस ने इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें बहादुरगंज के जमील अख्तर और फिर दगल बैंक के मोहम्मद आशिक शामिल है। वहीं पर इनमें 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और फिर 9,390 रुपये बरामद किए गए थे। वहीं पर अब तीसरे आरोपी मोहम्मद अकील शुक्रवार शाम को बड़ीजान हाट से गिरफ्तार किया गया है, जब वह रोहिया कुम्हार टोला का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ही की गई इस कार्रवाई में सहायक और निरीक्षक नंद किशोर यादव भी शामिल थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में एक्सप्रेस वे बनने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि गोरखपुर टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार से होकर के गुजर रही है और बिहार में किशनगंज जिला भी प्रमुख शामिल है। किशनगंज की बड़ी भाग में ये एक्सप्रेस वे गुजरेगी। यहाँ दरअसल बात है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे को लेकर के किशनगंज समेत पूरे सीमांचल में नई उम्मीद जागी है। करीब 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा और फिर बिहार के किशनगंज, सुपौल, अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना से सीमांचल के लोगों को न सिर्फ तेज और सुरक्षित सड़क सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेगी। वहीं पर नेशनल हाईवे यानी कि NH ने इस परियोजना को 37,465 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि इस गोरखपुर टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनने में 37,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि इसे 2028 तक पूरा कर देने की योजना है। वहीं पर किशनगंज के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक्सप्रेस वे जिले के 25 से ज्यादा गांव से होकर के गुजरेगा। जी हाँ, बहादुरगंज, टेरागाछ, ठाकुरगंज और पोठिया जैसे इलाके सीधे तौर पर राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। वहीं पर वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक की दूरी सड़क मार्ग से करीब 600 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 15 घंटे से ज्यादा लगते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से ये सफर सिर्फ 9 घंटे में पूरा होगा। ये न सिर्फ यात्रियों को राहत देगा, बल्कि सीमांचल के किसानों, व्यापारियों और फिर कारोबारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तेज परिवहन से उनका माल देश के कोने कोने में कम समय में पहुंचेगा। वहीं पर परियोजना में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य भी शामिल हैं। कोसी और फिर गंडक जैसे नदियों पर बड़े पुल बनाए जाएंगे। इसमें सड़क नदी पर बनने वाला 10 किलोमीटर लंबा पुल सबसे अहम होगा। किशनगंज जिले में ही 63 गाँव की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहण और फिर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया के बाद बारिश खत्म होते ही निर्माण कार्य में तेजी से शुरू हो जाएगा। वहीं पर यह एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है, जिसे केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता माना जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर के खासा उत्साह है। एक्सप्रेसवे आने से जमीनों की कीमतें बढ़ रही है। आसपास के बाजारों में भी गतिविधियां तेज होने लगी है। वहीं पर किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से सुरक्षा एजेंसियों में को घुसपैठ पर नजर रखने में मदद मिलेगी। वहीं पर कुल मिलाकर के गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सीमांचल के विकास को नई रफ्तार देने वाला साबित होगा। आने वाले कुछ सालों में किशनगंज का नक्शा बदल सकता है। सड़क
सड़क निर्माण से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि होटल, ढाबा, लॉजिस्टिक और फिर छोटे व्यवसायों को भी नई उड़ान मिलेगी। दोस्तों, किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र को लेकर के इन दिनों अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। आमतौर पर जहां पर हर महीने औसतन 20,000 से कम आवेदन आते थे, वहीं पर इस बार जून के अंत से जुलाई के बीच रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। ये संख्या सामान्य औसत से करीब 15 गुना ज्यादा है। वहीं पर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 28 जून से 19 जुलाई के बीच कुल 3,23,378 आवेदन आए। इनमें से फिलहाल सिर्फ 84,295 आवेदकों को ही मंजूरी दी गई है। करीब 2 लाख से ज्यादा आवेदनों को संदिग्ध मानते हुए होल्ड पर रख दिया गया है। किशनगंज जिले में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ निवास प्रमाण पत्र के आवेदन ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। जी हाँ, दरअसल इन दिनों राज्य में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर के दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। खास करके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र और फिर पुराना निवास प्रमाण पत्र जांचा जा रहा है। वहीं पर किशनगंज, कटिहार, अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों में मतदाता सूची की समीक्षा पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि यहां बांग्लादेश और नेपाल की सीमा सटी हुई है। जहां हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर बांग्लादेशी लोग रहते हैं किशनगंज में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा काफी मजबूत है और वहाँ पर हमारे देश के सेना डट करके खड़े हैं, जो किसी को भी इधर से उधर नहीं आने दे रहे हैं। अगर मान के चले कोई अगर बांग्लादेश से भारत आते हैं तो ये विफलता सीधे केंद्र सरकार की मानी जाएगी, मोदी सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि देश उनके हाथों में है। अगर उनके रहते हुए ये चीज हो रहा है तो फिर दोस्त उन्हीं को जाएगा ना। वहीं पर निवास प्रमाण पत्र के बारे में अगर बात की जाए तो आंकड़े पर नजर डालें तो अप्रैल में किशनगंज में 36,664 आवेदन आए थे। मई में ये घट करके 26,834 रहे और जून में फिर थोड़ा बढ़ करके 33,042 हो गए थे। लेकिन जुलाई में अचानक ये आंकड़ा 3 लाख पार कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसको लेकर के निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं। हालांकि इस तरह के आंकड़े सिर्फ किशनगंज जिले के नहीं है, बल्कि अन्य और भी जिले हैं जहां पर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन नजर सिर्फ किशनगंज जिले पर है। यहां तक कि सम्राट चौधरी भी कह चुके हैं कि किशनगंज में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। सरकार उनकी है स्टेट में और फिर केंद्र में, लेकिन फिर भी बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं और फिर वोट बैंक की खातिर इस तरह की बातें कह रहे हैं, जैसा विपक्ष कह रहा है। वहीं पर इस मामले पर जिला प्रशासन के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और फिर लोकल पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही है। खास तौर पर सीमा पार से घुसपैठ करके आए लोगों पर फोकस है। हालांकि ऐसा ना के बराबर ऐसा कोई मामला सामने आया है जहां पर घुसपैठ हुआ हो। वहीं पर उधर निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों पर रोक के बाद कई जगहों से विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वैध स्थानीय लोगों के आवेदन भी बेवजह अटकाए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जाँच पूरी पारदर्शिता से की जाएगी और फिर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।